नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे। ये क्लास नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एमए और जहाँ पर भी हिंदी की परीक्षा होती हैं उन सब में महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का इतिहास सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा जाता है। सहायक आचार्य, राजकीय डिग्री कॉलेज, हिंदी से संबंधित जो भी उच्च परीक्षाएं हैं उनमें हिंदी साहित्य का इतिहास हमें पूछा जाता है। देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में हम जानने से पहले इतिहास को जानेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास की व्युत्पत्ति क्या है, ये है। तो व्युत्पत्ति, हिंदी साहित्य का इतिहास जानने से पहले हम इतिहास को थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद से हिंदी साहित्य के इतिहास। व्युत्पत्ति यानी इतिहास, इतिहास की व्युत्पत्ति देखते हैं तो इतिहास है, इतिहास आपका इति प्लस हा प्लस आस, तीन शब्दों से मिलकर बना है इति हा प्लस आस। इति का मतलब होता है ऐसा ही, मतलब ऐसा ही। हा का मतलब होता है निश्चित। आस का अर्थ होता है घटित हुआ या था या घटित हुआ। तो जो इतिहास में था, पुराने समय में हुआ, उसी को इतिहास कहते हैं कि ऐसा ही निश्चित था। जो हम पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें जो कुछ पूर्व में हुआ है वही होता है। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखेंगे, इतिहास का अर्थ क्या हुआ कि ऐसा ही निश्चित था, ऐसा ही निश्चित था या घटित हुआ, घटित हुआ। ऐसा ही निश्चित था या घटित हुआ। तो इतिहास, इतिहास की व्युत्पत्ति, इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति, इतिहास, इतिहास इति प्लस हा प्लस आस से मिलकर बना है। इति का मतलब होता है ऐसा ही, हा का मतलब होता है निश्चित, और हास आस का मतलब होता है घटित होना या घटित हुआ। तो ऐसा ही निश्चित घटित था या ऐसा ही ग्रंथों में था, या ये घटनाएं घटी हैं उनको ग्रंथों में बद्ध कर दिया है, लिपिबद्ध कर दिया है, तो वो इतिहास कहलाएगा। जिसका अर्थ कि ऐसी ही घटनाएं हुई थी पहले, ये आपको पता है। इतिहास की परिभाषाएं देख लेते हैं, कुछ परिभाषाएं, मोस्ट परिभाषाएं देखेंगे। सब परिभाषाएं मोस्ट जो परिभाषा है, तो जो इतिहास के जन्मदाता, इतिहास ग्रंथों के जन्मदाता सबसे प्राचीन है माने जाते हैं हेरोडोटस। इनको देखेंगे पहले, हेरोडोटस ने क्या कहा है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। सत्य घटनाओं का, जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका हम क्रमबद्ध अध्ययन कर देंगे, क्रमबद्ध बता देंगे, तो वह इतिहास होता है। लेकिन इनको हम एक लाइन लिख लेते हैं इनके बारे में कि ये विश्व के, हेरोडोटस के लिए ये विश्व के इतिहास के जनक माने जाते हैं। विश्व में इतिहास के जनक माने जाते हैं, विश्व में इतिहास के जनक माने
जाते हैं। प्रश्न आ सकता है कि इतिहास के जनक, विश्व में इतिहास के जनक कौन है? सबसे पहले इतिहास किसने लिखा? तो हम हेरोडोटस का नाम लेंगे कि ये विश्व में इतिहास के जनक माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित इनकी पुस्तक कौन सी है? इनके द्वारा रचित, इनके द्वारा रचित हिस्टोरिका, इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक है। इनके द्वारा रचित हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका इतिहास की, इनके द्वारा रचित हिस्टोरिका इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक या ग्रंथ, प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। ये लिखें कि ये विश्व में इतिहास के जनक माने जाते हैं हेरोडोटस, और उनके द्वारा हिस्टोरिका जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, वो विश्व का प्राचीनतम यानी पुराना ग्रंथ माना जाता है। अब इन्होंने इस ग्रंथ में क्या कहा है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। सत्य घटनाओं का, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। यानी जो प्राचीन समय में घटनाएं घटी हैं, सत्य घटनाएं घटी हैं, उसको ही इतिहास कहा जाता है। तो सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। ये किसकी परिभाषा हुई? हेरोडोटस की परिभाषा हुई। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। ध्यान रखना है, हिस्टोरिका, हेरोडोटस हिस्टोरिका। एक विद्वान है जिसके लिए राजस्थान में इतिहास का जनक माना जाता है, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड के लिए इतिहास में, इतिहास का राजस्थान में इतिहास का जनक माना जाता है। उन्होंने राजस्थान के बारे में इतिहास में जो लिखा है, साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो पहले व्यक्ति है, पहले विद्वान है, पहले इतिहासकार है, कर्नल जेम्स टॉड। दूसरी परिभाषा, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, इनके बारे में लिख लेंगे। ये राजस्थान में इतिहास के जनक माने जाते हैं। ये राजस्थान में इतिहास के जनक माने जाते हैं। लिख लेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में इतिहास के जनक कौन है, तो कर्नल जेम्स टॉड ये राजस्थान में इतिहास के जनक माने जाते हैं। इनकी परिभाषा है, अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। यानी जो पुरानी घटनाएं घटी हैं, पूर्व में घटनाएं घटी हैं, उसको हम आज के रूप में वर्तमान में समझें, उनको जानें, उनको देखना ही इतिहास कहलाता है। इनकी परिभाषा छोटी सी परिभाषा है, लिख लेंगे। अतीत की घटनाओं का, आप लोग भी क्रमबद्ध करते रहिए, लिखते रहिए, लिखने से नोट्स बनाएंगे तो याद समझ में जल्दी आएगा। तो अतीत की घटनाओं का, अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में, वर्तमान के
संदर्भ में अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। अवलोकन यानी देखना, अवलोकन इतिहास है। अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। ये परिभाषा हुई कर्नल जेम्स टॉड की। कर्नल जेम्स टॉड की एक परिभाषा हम देखते हैं। आधुनिक जो इतिहासकार माने जाते हैं, आधुनिक जो इतिहासकार हैं माने जाते हैं, उनकी परिभाषा हम देखते हैं। हम आधुनिक इतिहासकार 10 या 10 को माना जाता है। 10 या 10 जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया। विधेयवादी पद्धति अभी आगे पढ़ेंगे हम, इतिहास का इतिहास देखते हैं। तो विधेयवादी पद्धति के जो जन्मदाता थे 10 थे। तो इन्होंने क्या कहा है, इनके देखते हैं। इन्होंने इतिहास के बारे में कहा है 10, और कहीं कहीं किताबों में 10 भी लिखा हुआ जाता है। 10 ने क्या कहा है, पहले इनको लिख लेते हैं को। इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। इन्होंने इतिहास लेखन में इतिहास लेखन में जाति, वातावरण, क्षण को विशेष महत्व दिया है। क्षण को विशेष महत्व दिया है। 10 आधुनिक इतिहासकार के जनक माने जाते हैं। इन्होंने विधेयवादी जो पद्धति है, जिसको भारत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको अपनाया था, उसके जनक 10 हैं। और भारतीय हिंदी साहित्य में जो विधेयवादी पद्धति है, उसके जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। तो इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में, इतिहास लेखन में जाति, वातावरण, क्षण को विशेष महत्व दिया है। यानी मानव से संबंधित, मानव की जाति है, इससे संबंधित जो इतिहास है, उस समय का वातावरण है, उस समय के रीति रिवाज हैं, उनके अनुसार ही उनमें किस प्रकार से उसका प्रयोग साहित्य में किया गया है, होना चाहिए। तो ये हम इसके लिए 10 ने इसको अपने इतिहास में प्रयोग किया है। इनकी परिभाषा क्या है, अगले पेज पर देखते हैं। अगर इसको आप लिखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, ले सकते हैं। ले लिया होगा। परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा इन्होंने क्या कहा था। तो 3 ये इतिहास लेखक प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को प्रारंभ किया था। हिंदी परिभाषा, किसी जाति विशेष की, उन्होंने क्या कहा था 3 ने, किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से, जाति विशेष
की वातावरण जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। ये बात हुई 10 की कि किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण करना ही इतिहास कहलाता है। एक परिभाषा हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास के बारे में क्या कहा है। चौथी परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल विदेहवादी पद्धति से संबंधित है और आचार्य तेन जो विद्वान तेन हैं उन्होंने जो विदेहवादी पद्धति का प्रयोग किया है उसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी अपनाया है। कहते हैं कि प्रत्येक युग का साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परिभाषा प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। जनता की चित्त वृत्तियों वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये चित्त वृत्तियां प्रतिबिंब है। ये चित्त वृत्तियां प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं। चित्त वृत्तियां प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं। ये चित्त वृत्तियां प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ इतिहास परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है।
दिखाना ही इतिहास है। ये हिंदी साहित्य के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये चित्त वृत्तियां प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं। बदलती हुई चित्त वृत्तियों के साथ इतिहास परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। यानी प्रत्येक समय में जो अतीत हुआ है, जो बीता है, जो चल रहा है, उसमें वहाँ की साहित्य क्या है कि जो जनता है साहित्य से संबंधित है, उसके मन में जो साहित्य के प्रति भाव है, जो साहित्य के प्रति लगाव है, वह साहित्य करता है कि जो उसका जनता की बातों का प्रतिबिंब है। साहित्य प्रत्येक युग की जनता का प्रतिबिंब होता है। जो उसके मन में विचार उठ रहे हैं, लोगों के मन में विचार उठते हैं, उनको लिपिबद्ध करना, उनको लिखना साहित्य होता है। तो ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताना चाहते हैं कि प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये चित्तवृत्तियां प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं और बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ इतिहास परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। कि समय के अनुसार व्यक्ति बदलता है, समाज बदलता है, तो उनके जो मन में भाव हैं, जो विचार हैं, वो भी बदलते रहते हैं और वह बदलते हुए विचारों को ही दिखाना इतिहास कहलाता है। ये था रामचंद्र शुक्ल का परिभाषा थी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। इतनी लाइन आ जाती है कि प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये लाइन देख करके पूछ लेगा कि ये परिभाषा किसकी है, ये पंक्तियां किसकी हैं। तो इनकी परिभाषा में आपको देखना है कि चित्तवृत्तियां शब्द मिलता है। चित्तवृत्तियों से आप पहचान लेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा, और ये कई बार पेपर में पूछा गया। अगर पूरी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी तो एक लाइन जो है दे दी जाती है, पूछ लेता है कि ये पंक्तियां किसकी है, किसने कहा। और देखते हैं इसका महत्वपूर्ण परिभाषा। चार छह परिभाषा देखेंगे तो हालांकि यहाँ से परिभाषा नहीं पूछी जाती है, लेकिन एक दो पंक्तियां इसमें से किसी भी परिभाषा में से उठा के पूछ लेगा, तो आपको तैयार रहना चाहिए। थोड़ा सा डीपली ही पढ़ने में विश्वास रखना चाहिए। देखते हैं नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा देखते हैं। चार होगी थी, पांचवी परिभाषा। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास, नगेंद्र जी कह रहे हैं बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास रुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है। साहित्य इतिहास है। बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है।
का सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। ये डॉक्टर नगेंद्र की बात हुई जिन्होंने अर्थ के लिए अपने इतिहास की परिभाषा में प्रयोग किया है। बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। आर्थिक क्रियाओं का होता है। एक परिभाषा और देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, छोटी सी परिभाषा है, महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं मानवीय वृत्तियों की खोज इतिहास है। मानवीय वृत्तियों की खोज, मानवीय वृत्तियों की खोज इतिहास है। छोटी परिभाषा, मानवीय वृत्तियों की खोज इतिहास है। तो मानव के अस्तित्व में जो विचार उपज रहे हैं, जो भाव हो रहे हैं, उनको ही खोजना, उनकी विशेषताओं को खोजना, उनकी बातों को खोजना ही इतिहास है। एक परिभाषा और देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की। डॉक्टर बच्चन सिंह महत्वपूर्ण परिभाषा है। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह ये आलोचक हैं, हरवंशराय बच्चन नहीं है, ये आलोचक हैं। कह रहे हैं अतीत की घटनाओं के कारण, बच्चन सिंह के अनुसार कि अतीत की घटनाओं के कारण, अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता, एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता, अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है। उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है। तथा इतिहास है तथा साहित्य साहित्य की दृष्टि से इसका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्य की दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। साहित्य इतिहास का विश्लेषण साहित्य इतिहास है। ये हुई डॉक्टर बच्चन सिंह की बात कि अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्य की दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। ये कुछ इतिहास की परिभाषाएं थी। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए। फिर लेखन की पद्धतियां देखेंगे। और भी परिभाषा तो बहुत है, लेकिन हमें जो मुख्य थी इतिहास, साहित्य इतिहास को समझने के लिए पर्याप्त है, लिख लिया होगा। लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, किस किस विद्वान ने
कौन सी पद्धति का प्रयोग किया, ये हम देखते हैं। पहले नाम लिखेंगे, फिर एक एक पद्धति का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। नोट्स बनाते रहिए, ये अपने द्वारा बना हुआ नोट्स ही काम आता है, और ये किसी एक पुस्तक में नहीं मिलेगा। किसी एक पुस्तक में सब बातें नहीं है, इनके लिए कई पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी आपके लिए, तब यह सब मिल रहा है। इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी है? इतिहास लेखन की पद्धतियां, इतिहास लेखन की पद्धतियां, इतिहास लेखन की पद्धतियां, ये हम नाम लिख लेंगे। वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, महत्वपूर्ण लिख लेंगे। कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया है। विधेयवादी पद्धति सबसे महत्वपूर्ण विधेयवादी पद्धति है। विधेयवादी पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति, इतनी हम देखेंगे महत्वपूर्ण पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति, ये है। इसको देखेंगे। वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब कि जो हम इतिहास में, हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिख रहे हैं, तो उनमें जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनको अल्फाबेट के अनुसार, जो वर्णमाला है उसके अनुसार स्थान दिया जाएगा नाम में। कि जिसका नाम आ से होगा पहले आएगा, उसके बाद बा वाले, कहने का मतलब है जो अल्फाबेट से हैं, ABCD के अनुसार नाम आएंगे, उसके लिए ही हम वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। उस इतिहास ग्रंथ में तो हम अल्फाबेट के अनुसार, यानी वर्णों के, वर्णमाला के वर्णों के क्रम के अनुसार जब हम उनको स्थान देते हैं, उस पद्धति को वर्णानुक्रम पद्धति कहा जाता है। दूसरी आपका कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति जो होती है वो काल के अनुसार, काल के मतलब जन्म, जो विद्वान हैं, जो लेखक हैं, उनको उनके जन्म के अनुसार उनको रखा जाता है। पहले किसका जन्म हुआ, फिर किसका जन्म हुआ, उसके बाद किसका जन्म हुआ। तो जिन लेखकों का जन्म पहले होगा उसको पहले स्थान दिया जाएगा, और जिसका बाद में होगा उनको बाद में स्थान दिया जाएगा, चाहे वो प्रसिद्ध हो चाहे कोई भी हो। तो ये कालानुक्रम पद्धति कहलाती है, जो जन्म के अनुसार, लेखक के जन्म के अनुसार इस उनको स्थान देना ग्रंथ में, तो आपकी कालानुक्रम पद्धति कहलाती है। वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक तरीके से जो इतिहास ग्रंथ है विज्ञान के आधार पर, यानी जिन्होंने समीक्षात्मक जो माना है उसके लिए वैज्ञानिक पद्धति कहेंगे। क्रमबद्ध के अनुसार कि ये वास्तविक घटना, वास्तविक और
घटना के आधार पर चलती है। देखो इसको किस किस विद्वान ने इन पद्धतियों का प्रयोग किया है। वर्णानुक्रम पद्धति गार्सा तासी और सिप्सन सेंगर। गार्सा तासी पहले एक साहित्य इतिहास लिखे थे गार्सा तासी और शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर, गार्सा तासी और शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। कालानुक्रम पद्धति का ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने किया है। ग्रियर्सन और मिश्र बंधु अपने इतिहास ग्रंथों में ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने किया है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग गणपति चंद्र गुप्त ने किया है। गणपति चंद्र गुप्त। विदयवादी पद्धति तेन और रामचंद्र शुक्ल। तेन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तेन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आलोचनात्मक पद्धति का डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। समाजशास्त्री पद्धति का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वर्णानुक्रम पद्धति गार्सा तासी, जो कि गार्सा तासी फ्रेंच विद्वान है जिन्होंने पहला हिंदी साहित्य का इतिहास इस्तवार दाला लिटरेचर इंडोये हिंदुस्तानी नाम से लिखा था। शिव सिंह सेंगर हैं। कालानुक्रम पद्धति ग्रियर्सन और मिश्र बंधु हैं। वैज्ञानिक पद्धति गणपति चंद्र गुप्त है। विदयवादी पद्धति तेन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोगकर्ता डॉक्टर रामकुमार वर्मा और समाजशास्त्रीय पद्धति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो ये महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपके कालानुक्रम पद्धति और विदयवादी पद्धति महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विदयवादी पद्धति है। इसको हम कल देखेंगे। इनका सभी पद्धतियों का विस्तार से वर्णन करेंगे, क्या क्या होता है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी प्रवृत्तियां क्या हैं। तो बस आशा है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो उसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, एक साथ नहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, याद करते रहेंगे, तो मैं मानता हूँ कि हम अपनी कामयाबी को जल्दी हासिल करेंगे। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, लिखिए जरूर, क्योंकि लिखने से जो अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर होंगी और आपके याद होता रहेगा। धन्यवाद।